तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रामसर स्थल। बहुत ही आसानी से समझेंगे और आप लोगों में से बहुत को आदत होती है कि चीजों को अटका लेते हो दिमाग में, है ना। ये रामसर साइट है, रामसर साइट इसको कहते हैं, इस तारीख को यहां पे साइन हुआ। नहीं, हम पूरा रामसर को समझेंगे, रामसर के अंदर जो कीवर्ड्स है उसको समझेंगे और कहानी समाप्त करेंगे। रामसर की कहानी आज समाप्त होगी। एक एक चीज आप समझ लोगे, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, सारे सब कुछ आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। आराम से सुनिए और समझिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िएगा, जहां पे नहीं करना है वो भी हम आपको बता देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं रामसर स्थल की, हम लोग कर रहे हैं रामसर साइट की, और इसके अंदर उसी की बात अभी होगी। फैब 2026 का सबसे लेटेस्ट अपडेट इंडिया के लिए जान लो, किसी की जरूरत है हमें। अब टोटल 98 रामसर स्थल हो गया है, इसके अंदर 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया। अब 98 हुआ, जो जोड़ा गया उसके एक के नाम में कंफ्यूजन है। पटना पक्षी अभ्यारण्य पहला और छारी ढांड दूसरा। ये जो पटना है वो बिहार के पटना में नहीं है, ये जो पटना है वो उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा जो गुजरात का है ये कच्छ में। ठीक है, तो गुजरात में तो कोई दिक्कत नहीं है, पटना को लेकर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इटाह जिले में है। अब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश का इटाह जिला है कहां? ये देखिए, ये है इटाह, हाथरस के पास। ठीक है, ये है फिरोजाबाद के पास, इटाह के अंदर ये पटना अभ्यारण्य है। इतना आपके लिए काफी है, बहुत अंदर नहीं जाना, डिटेल सुन लीजिए, बस दिमाग में थोड़ा सा लगा लो, अटका लो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा रट ही जाना है। 108 हेक्टेयर में शामिल है, स्थापना 1991 में हुई थी, बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। और ये बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य कि 1 या 2 किलोमीटर के अंदर इसके अंदर वेटलैंड है। ठीक है, तो इतना ही काफी है। इसमें 300 से अधिक प्रजाति के पक्षी, 20,000 से अधिक की संख्या है, और जड़ी बूटी आदि 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 हंस वंस मिलते हैं। बस यही है, तो इटाह याद रखना है, काफी है। और 106 से अधिक प्रजातियां झील पे विश्राम करती है, उसको लेकर यहां पे बताया गया है। गुजरात के कच्छ जिले की बात करें, यहां पे छारी ढांड जो है वो है, और छारी ढांड कहां है? कच्छ जिले में है। अब कच्छ जिला कहां है? यह है आपका कच्छ, यहां से शुरू होता है, यहां से ये है कच्छ। इस कच्छ जिले में है थारी ढाट, और ये है रन ऑफ कच्छ का जिला, दोनों अलग अलग है। यहां पे देखो लिटिल कच्छ है, ठीक है, यहां पे लिटिल रन ऑफ कच्छ है, यहां रन ऑफ कच्छ है, और ये कच्छ है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। ठीक, क्लियर? और ये क्या मुंह है इसका, गुजरात का निकला हुआ। तो छारी ढांड की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता ये है, मुख्य विशेषता भी देखते हैं, तो कच्छ के रण में सबसे पहले है। कच्छ के रण में भुज के पास फूले करके गांव है, वहां है। एक्चुअली ये जो नाम रखा गया है ये कच्छी भाषा में है। कच्छ का जो लैंग्वेज है, लोकल जो रहते हैं, कच्छी भाषा वो है। उसमें छाड़ी का मतलब होता है खाड़ा, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो खाड़ा, ये खाड़ा वाला वेटलैंड है। और ढांड का मतलब होता है उथला। ठीक है, ढांड का मतलब होता है उथला, तो ये सेलाइन है और शैलो है, यानी ये खाड़ा भी है और उथला भी है, तब भी इसको वेटलैंड कहा गया है। क्यों कहा गया अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहां पे क्लियर, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी अच्छा है। यहां पे अच्छी बात यह है कि यहां ब्लैक नेक्ड स्टॉक के लिए जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक नेक्ड स्टॉक के लिए जाना जाता है। यहां ओरिएंट डार्टर आता है, यहां पे पेलिकन, डालमेटियम पेलिकन, हाँ ये आता है। तो इन सब के लिए इसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, वहां पे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये भेड़िया, तो और भी ऐसा नहीं होता है कि वेटलैंड है तो वहां पे सिर्फ चिड़िया ही होंगी, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे और भी जानवर होते हैं, उसके बीच में वेटलैंड का छोटा सा हिस्सा हो सकता है। आप में से जो कोई दिल्ली में रहता है और मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं या रहते थे, तो आपको पता है वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गांधी विहार, पता है ना? गांधी विहार। गांधी विहार में जैसे आप मुखर्जी नगर से इन करोगे, जैसे ही नाला का क्रॉस करोगे, आपके लेफ्ट हैंड में जो एरिया है दैट इज ऑल्सो ए वेटलैंड, वो भी एक वेटलैंड है। पता नहीं चलता ना, बारिश जब होता है तब पानी आता है उसमें, और कितना बहुत छोटा, कुछ 100 मीटर के अंदर ही पानी रहता है, बाकी तो सूखा ही रहता है, लेकिन वो भी वेटलैंड है। वहां पर भी एक बोर्ड लगा है वेटलैंड का, कोई है तो बताना। इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो गुजरात का ये 5वां है, और संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इससे ज्यादा उसको नहीं करना है।
अब हम आते हैं कि अभी यहां तक ड्रामा क्या चल रहा था, ये वेटलैंड वो वेटलैंड नाम चल रहा था, छारी, टांड और पटना। ये वेटलैंड क्या होता है? सवाल है वेटलैंड क्या होता है। वेट का मतलब समझ में आ गया कि गीला जगह, आर्द्र जगह, और लैंड का मतलब भूमि, यानी वैसा जगह जो गीला है, आर्द्र है और जमीन भी है, जमीन भी है, ठीक है, उसको कहेंगे वेटलैंड। वेटलैंड, ऐसे वेटलैंड सिंपल में दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जैसे धान की खेती में करता हुआ ये आदमी। ये वेटलैंड आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बनाया हुआ भी हो सकता है, किसने तालाब बना दिया तो वो भी, और नेचुरल भी हो सकता है। तो वेटलैंड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, उसके बाद भी इसके है। तो वेटलैंड वो होता है जो अस्थाई या मौसमी, दिख गया। इसीलिए दिल्ली का जो गांधी विहार है वो भी वेटलैंड है, लेकिन वो सीजनल है, बारिश में पानी आती है, कुछ महीने ठहरता है, फिर खत्म हो जाता है। तो वैसा जो अस्थाई हो या टेम्पररी, मैंने मौसम के अकॉर्डिंग वो ढका रहता है, कोई भी दलदली क्षेत्र, झील, नदी, मैंग्रोव, डेल्टा, कोई भी ऐसा है, तो उसको हम लोग कहेंगे आर्द्र भूमि। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल किडनी। इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल किडनी। किडनी का काम है फिल्टर करना, ये भी फिल्टर करता है केमिकल रसायन, बहुत ही मतलब हैजार्डियस रसायन को, जो CO2 है एनवायरमेंट के अंदर, उसको खींच के जमीन के अंदर डंप करके रखता है। तो CO2 को भी दबा के रखने का काम करता है, कार्बन कैप्चर का बहुत बड़ा काम करता है ये। उसके बाद कई जो खतरनाक चीजें, केमिकल्स होते हैं, खतरनाक चीजें होती है, उसको बदल के अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर देता है। इन सब के कारण इसको इकोलॉजिकल किडनी कहा जाता है, यानी पर्यावरण का ये किडनी। अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रामसर साइट? एक तो हम वेटलैंड, हम लोग एक तो बात करते हैं वेटलैंड की आम भाषा में कि वेट है और लैंड है, बट अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन डेफिनेशन ये है कि वैसा लैंड जो टेम्पररी, परमानेंट या टेम्पररी, वो क्या हो, मीठे पानी का यानी फ्रेश वाटर का, खारे पानी का, अगर वो से ढका है, जिसमें 6 मीटर से कम गहराई वाली तटीय समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, जैसे सुंदरबन। कोस्टल इलाका भी शामिल है, वो कोस्टल इलाका जिसका डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा ना हो, तो उसको भी हम वेटलैंड में शामिल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें प्राकृतिक दलदल, नदियां आदि भी, और कृत्रिम रूप से क्या आएगा, धान का खेत, और कोई हम ऐसा वाटर स्टोरेज बना दिए जिसमें आके अलग अलग जीव जंतु आदि सर्वाइव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए वेटलैंड अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन। हम उसको भी वेटलैंड कहेंगे, ठीक है। अब धान की खेत को लेकर हमने यहां पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको पता है, इस धान के खेत को जो पुराना हो चुका होता है, इसको जापानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम इंडियन को तो अकल ही कम है, जापानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं धान की खेती। क्यों? ये है, धान का खेत तो कुछ ही समय के लिए यूज होता है, लेकिन उस दौरान ये क्या होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, मैनमेड होता है, और दूसरा टेम्पररी भी होता है, लेकिन फिर भी वेटलैंड मानते हैं, मानव निर्मित वेटलैंड के रूप में इसको वेरीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, और ये लंबे समय तक यानी कुछ ही महीने पानी से भरा होता है। कई बार धान की खेत में मछलियां, अलग अलग प्रजातियां होती है, वो सर्वाइव करती है। तो ये वेटलैंड की तरह ही जैव विविधता को सहारा देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और धान की खेत और आर्द्र भूमि से संबंधित की क्या है, धान की खेत में क्या है कि ये भी जलमग्न कुछ समय के लिए, तो बहुत सारी चिड़ियां है, मछली है, जलीय जीव है, आराम से वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं। आप देखते हो कि धान के खेत में मछलियां तो भी होती हैं। धान के खेत में पानी थोड़ा सा लगा दिया जाता है, तो कई बार मछलियों को पाला जाता है, उसके कारण चिड़ियां डिपेंड रहता है, आदि आदि। इतने लंबे समय तक पानी भरा रहता है कि वो प्राकृतिक आर्द्र भूमि के समान वहां पे भी एक जलीय पारिस्थितिकी सिस्टम बन जाता है, ठीक है। वहां पर भी एक जलीय पारिस्थितिकी सिस्टम बन जाता है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम वहां भी कन्वर्ट हो जाता है, और ये कृत्रिम है, पानी को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है, आदि आदि। जापान जैसे देशों में पुराने धान की खेती को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जैव विविधता के, बायोडायवर्सिटी के
हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये भी शामिल होता है, तो कृत्रिम चीजें भी शामिल होती है। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं किसकी, आर्द्र भूमि की। अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, तो जैव विविधता विश्व की 40%, 40% प्रजातियां यहां पे है और रिप्रोडक्शन भी करती है, ठीक है, प्रजनन भी करता है, इस ब्रीडिंग करता है। और कार्बन सिंक का बहुत बड़ा, कार्बन का एकदम स्टोरेज है, जिसके कारण उतना कार्बन कम से कम इस एनवायरमेंट में नहीं जाता। वायुमंडल में कार्बन छोड़ने की जगह ये क्या करता है, अपने पौधे और मिट्टी में ही उसको जमा लेता है। तो कार्बन सिंक का बहुत बड़ा सोर्स है, इसके अंदर कार्बन जमा होता है। तो कितना बड़ा एरिया है, करोड़ों किलोमीटर में फैला है, तो कितना कार्बन स्टोर करता होगा, जिसके कारण हमारे एनवायरमेंट में एटलस कार्बन डाइऑक्साइड को एक हद तक कंट्रोल करता है। दूसरा, भारत में, अच्छा अब ये बात करते हैं भारत में वेटलैंड को कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो भारत में वेटलैंड रेगुलेट करने के लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल जो आया था वेटलैंड का 2017 में, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017, इसके तहत भारत में वेटलैंड को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ये रामसर स्थल क्या होता है। रामसर क्या है, ये ईरान है। अभी ईरान चर्चा में, ये ईरान है। ये देखो मजानदारान, यही है ना, कोई और प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। यहां पे देखिए, ये जो देख रहे हो ना मजानदारान, इसी में रामसर साइट है, ठीक है। और ये देख रहे हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, सारी जहाजें फंसी हुई है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही है, ये देखो यहां हॉर्मुजियन लिखा हुआ है, ठीक है, हॉर्मुजियन लिखा हुआ है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसपे ईरान का अधिकार है। तो यहां पे मजादारान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामसर। उस रामसर में ही एक कन्वेंशन हुआ, एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए। तो रामसर साइट ऐसे वेटलैंड होते हैं जिनको 1971 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। इसके तहत जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है उसको रामसर साइट हम कहते हैं। ये बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए जरूरी होता है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यह बैठक हुई थी और इसीलिए हम वेटलैंड दिवस के रूप में 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। तो याद रहेगा 2 फरवरी 1971। वैसे इस फैक्ट्स को तो आप लोग चाट ही गए होंगे। और देखो यहां पे ईरान के उत्तरी भाग में मांजदरान क्षेत्र है, यहीं पे है, और कैस्पियन सागर के किनारे पे पहाड़ी इलाका है, हरा भरा इलाका है। इसी रामसर में ये डिस्कशन हुआ था सारा, जंगलों के बीच में। ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जो एनवायरमेंट के लिए जरूरी है। भारत कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को। साइन यहां कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। भारत कब शामिल होता है, 1 फरवरी 1982 को, ठीक है, एक दिन पहले और 11 साल के बाद भारत इसमें शामिल होता है। यानी रामसर साइट में भारत 11 साल के बाद, एक दिन पहले कर लो तो शामिल हो जाता है। याद रहेगा इससे भी। हु इज इंक्लूडेड, किसे इंक्लूड किया जाता है, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन इंक्लूड करने का, कैसे कोई प्लेस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होके रामसर में जाता है। तो रामसर में जाने के लिए किसी भी वेटलैंड को उसका जो वहां का इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, वनस्पति है, वेजिटेशन है, फ्लोरा फौना है, और जल विज्ञान के संदर्भ में स्पेशल होना चाहिए। कुछ ऐसी स्पीसीज हो प्लांट का या एनिमल का, यानी वो दुर्लभ हो तब भी। और जल पक्षी तो खास बर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा जाना जाता है, 20,000 से अधिक संख्या हो, तब इनको हम शामिल कर सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन है। तो या इसको, और रामसर के स्थल के अंदर जो कोई भी शामिल होता है उसको 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं, 3 भाग में। पहला समुद्री या तटीय, यहां पे कंडीशन है 6 मीटर से नीचे ज्यादा गहराई नहीं होना चाहिए। दूसरा है नदी झील आदि, ये हो सकता है। तीसरा है आर्टिफिशियल, है ना। तो इस तरीके से 3 को हम शामिल करते हैं। आर्टिफिशियल में ये आ जाएगा, नेचुरल में ये आ जाएगा। रामसर के रूप में जब किसी को हम चुनते हैं तो टर्म एंड कंडीशन और क्या क्या है डिटेल में आइए। देखो,
हमेशा मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए, यूनिक एग्जांपल्स। यूनिक एग्जांपल का मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल, कुछ ऐसे नेचुरल चीजें होनी चाहिए जो रेयर हो। समझ में आ रहा है? जो दुर्लभ है, रेयर एग्जांपल्स होने चाहिए। तो एक रेयर के लिए, उसको बचाने के लिए, और जो रेयर भी है तो रेयर तो वैसे ही कमजोरी होता है, नहीं भी तो ऐसे कमजोर, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और परिस्थितियों का, पारिस्थितिकी इकोलॉजी के संरक्षण के लिए भी हम इसको घोषित करते हैं। हॉटस्पॉट होता है बायोडायवर्सिटी के लिए। तो बायोडायवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट होता है, इसके अंदर ऐसे मतलब इकोलॉजी एनवायरमेंट होता है जो वहां के आसपास के बायोडायवर्सिटी को इनरिच करता है। तो उस इनरिच के लिए भी इसको जरूरत होती है। और जीवन चक्र की बात करें तो यहां पे ज्यादा नहीं करना है, यहां पे यह है कि ये उन प्रजातियों को, उन स्पीसीज को जगह देता है जो यहां आके अपने लाइफ साइकिल को, अपने आगे की जनरेशन को रिप्रोडक्शन आदि के कारण बचाते हैं। आप देखते हो ना, या वैसा एनवायरनमेंट देता है जिसके कारण बाहर से जो चिड़िया आदि आते हैं तो वो यहाँ सर्वाइव कर जाए। जैसे कांवड़ झील बेगूसराय, बाहर से साइबेरियन क्रेन तक वहां पे चला आता है, ठीक है, और वहां पे रह के प्रजनन करता है, फिर यहां से उड़ के चला जाता है। तो वैसे जगह को, जिसको, जो इस तरह का जगह प्रोवाइड करता है बाहर के पक्षियों को या उस तरह के पेड़ पौधे और जो लोकली स्पीसीज है उसको सर्वाइव करने का, तो उसको भी हम रामसर साइट के अंदर डालेंगे। वाटर बर्ड्स की बात करें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटर बर्ड्स ही होता है। यानी नियमित रूप से अगर 20,000 या उससे अधिक जल पक्षी उधर है तो फिर उसको घोषित कर दिया जाएगा। मछली की बात करें, यदि कोई स्वदेशी मछली की प्रजाति है, मछलियों के लिए खाना वाना आदि है, तो भी हम घोषित करेंगे। ओवरऑल मतलब यही होता है कि जो भी आसपास की चीजें अगर उस तरह के पानी या उस तरह की इकोलॉजी या वेटलैंड में रह के सरवाइव कर जाता है और उसके अंदर कुछ रेयर है और लोकल भी स्पीसीज है, तो हम उसको वेटलैंड घोषित करेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है? देखो, किसी को मान लो भारत सरकार को करवाना है तो क्या करेगा? जैसे भारत है तो क्या करेगा? तो वहां पे होता यह है कि रामसर सचिवालय में वो लिस्ट देते हैं कि भाई ये वाला हमारा साइट है, इसको घोषित कर दीजिए, घोषित करिए। क्यों? क्योंकि ये है, कंडीशन बताते हैं उसका। तो फिर वो सचिवालय क्या करता है, उनका जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट पे वो तय करता है कि ठीक है ये बनने लायक है कि नहीं है। उसके बाद उनको लगता है कि अगर है तो उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दिया जाता है। दैट्स इट, यही होता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आएगा, दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स क्या है? ये स्विट्जरलैंड का एक जगह है। जैसे रामसर ईरान का एक जगह है, तो मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड का एक जगह है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड जो डेंजर में, जो सूची में तो शामिल है लेकिन खतरे में, टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण, पॉल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरफेयर के कारण, जैसे कांवड़ लेक, ह्यूमन इंटरफेयर के कारण, अगर ऐसा कुछ है जिससे वहां की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसके कारण उस पे सर्वाइव करने वाले पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे यानी फ्लोरा एंड फौना को दिक्कत है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है ताकि प्रायोरिटी स्तर पे यानी प्राथमिकता देके उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। तो ये एक तरह से सरकार के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। स्थापना 1990 स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रेक्स में, इसीलिए इसको मॉन्ट्रेक्स कहते हैं। और खतरे में पड़ी आर्द्र भूमि की पहचान करना, उसको संरक्षण करना और फिर से उसको रीस्टोर करना, जैसा कि किया गया, जैसा कि हुआ। भारत का 3 जो है वो इस सूची में शामिल था। तो मॉन्ट्रेक्स सूची में भारत का 3 क्या था? शामिल था, है नहीं था, अभी 2 है। कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील खतरे में मणिपुर, एक और खतरे में था जिसका नाम था चिल्का झील, ओडिशा वाला, और 1993 में इसको डाल दिया गया था क्योंकि 1990 में ही मॉन्ट्रेक्स हुआ था, डाल दिया गया था, लेकिन उसको बचाव बचा के किसी तरह से 2002 में इस लिस्ट से बाहर निकाला गया, यानी अब ये सुरक्षित है। लोकटक तो बहुत खतरे में, वहां पे तो बहुत दिक्कत है। तो इस तरह से इसको किया गया था। और इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत दुनिया भर में 2500 के आसपास, 2500 से अधिक वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी गई है। उसके अंदर झील है, नदी है, मैंग्रोव है, आदि आदि आदि। और लगभग कहा गया है कि 1970 से अभी तक 35% के आसपास जो वेटलैंड है वो समाप्त हो चुका है।
समाप्त हो चुका है, ठीक है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। और इसका और डाटा है, दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास, वेटलैंड साइट सबसे ज्यादा जो है कहां गया, यूके कहां है। सबसे पहले तो ये देखो 2529 के आसपास है, करोड़ों हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे अधिक वेटलैंड यूके में है, कितना 176। डाटा कभी भी चेंज हो जाता है, इसलिए एक आगे पीछे हो जाए तो उसको चेक कर लीजिएगा सर, क्योंकि पता चला आज ये पढ़ाएं कल होके 2-3 ऐड हो गया। तो यूके में 176। उसके बाद सेकेंड नंबर मैक्सिको, छोटा सा देश यूके, छोटा सा मैक्सिको, मैक्सिको 144। तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है, टॉप 3 में तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है रामसर साइट के अंदर लिस्टेड सूची में, और 98 हो चुका है अभी के करंट डाटा के अकॉर्डिंग। और वैसे एशिया की बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट भारत के पास है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेना। और कुछ है, आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाते हैं भारत के अंदर, ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा, यूके, मैक्सिको एंड इंडिया। भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु कहां गया, 20, बढ़ गया होगा तो चेक कर लीजिएगा, तमिलनाडु 20, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश, ऐसे, ठीक है। सुंदरबन हमारा सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया, सुंदरबन सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया, और अभी तक का सबसे छोटा रेणुका है हिमाचल में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल में। इस तरह से आपका वेटलैंड पूरा होता है। और आपने क्या क्या सीखा इस क्लास में, तो आपने इस क्लास में सीखा है वेटलैंड होता क्या है, वेटलैंड कितने प्रकार के होते हैं, रामसर क्या है, रामसर के अंदर इंटरनेशनल वेटलैंड क्या होता है, उसके अंदर कैसे लिस्टिंग किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ल्ड लेवल पे वेटलैंड्स की संख्या और उसकी रैंकिंग, इंडिया लेवल पे वेटलैंड और उसकी रैंकिंग, ये सब आपने देख लिया। कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन आपको दिया जा रहा है, इसके बाद कुछ छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।